सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ लास्ट। आज हम लोग का लेक्चर होने वाला मॉडर्न हिस्ट्री का। और भले ये टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट ने मैंने रखा है, बट उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई और वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था सारी चीज़ों को? तो कल हम लोगों ने छोड़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, 1931 पे छोड़ा था ना। 1931 में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी को जेल हो गई थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया था। 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। तीनों ही लंदन में हुए थे, बट सेकेंड वाले में गांधी जी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें वापस आने के बाद, क्योंकि उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई थी, तो गांधी जी को फिर से जेल में डाल दिया गया था। और इसी वजह से कहाँ पे? यरवदा जेल, पूना में। तो यहाँ से अब हमें सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। सिट स्टेट एंड डीप ब्रीथ, बिल्कुल। चलो, तो ये बीच में याद दिलाना, अभी नहीं, अभी तो मैं सीधे स्ट्रेट भी हूँ और डीप ब्रीथ करके बैठा हूँ। चलो, तो जय हिंद सभी को। रेमन, आकांक्षा, देवेश, काजल, चलो सभी को गुड इवनिंग। यरवदा जेल में आज अम्बेडकर जी से मुलाकात करवानी, बिल्कुल। चलो मुलाकात करवाते हैं, लेकिन मुलाकात करवाने के लिए कोई रीज़न भी तो चाहिए, कारण भी तो चाहिए मुलाकात के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना मुलाकात हो जाती है, कोई तो कारण लेके जाओगे। तो वो कारण दिया किसने? वो कारण दिया रैमसे मैकडोनल्ड ने। उसने जो है, रैमसे मैकडोनल्ड ने जो है बर्गर खिलाया गांधी जी को। नहीं, रैमसे मैकडोनल्ड एक कम्युनल अवार्ड लेके आता है। व्हाट इज़ दिस कम्युनल अवार्ड? तो बस इसको ऐसे समझो, ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन लेके आया। किसके लिए लेके आया? ये लेके आया मुस्लिम्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो दलित वर्ग है हमारे देश का, उनके लिए ये लेके आया। सबसे पहले याद करिए, फिर से मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन आते हैं। उसके बाद 1919 में इसको एक्सटेंड किया जाता है एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इनके लिए। देन ये पहली बार है। अब इसमें मुस्लिम्स को भी था, यूरोपियंस को भी था, सिख्स को भी था, इंडियन क्रिश्चियंस को भी था, जिनको पहले भी मिल चुका है। यहाँ तक कि कुछ सीट्स में मराठास को भी था। बट हमें लेना देना है डिप्रेस्ड क्लासेस से। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से साइन होगा पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर जी। अगेन क्यों? क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है, ये एक्चुअल में अम्बेडकर जी ही करके आए थे। जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, गोलमेज सम्मेलन, उसमें अम्बेडकर जी की डिमांड थी कि हमें ये दिया जाए, क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि ब्रिटिशर से कि यू हैव टू ट्रीट डिप्रेस क्लासेस एज अ सेपरेट एंटिटी विद इन हिंदुइज्म। यानी कि ये, इसको आप विद इन हिंदुइज्म मत समझिए कि ये हिंदूज हैं, नहीं, हिंदू से अलग इनको समझिए। क्यों? क्योंकि इनको एक तरह से बहुत ही भेदभाव सहना पड़ता है। बट गांधी जी इसके खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि अगर उनको हम अलग कर देंगे, हिंदू कम्युनिटी में से उनको अलग कर देंगे, तो बजाय कि वो जो हम जिसके लिए काम करना चाहते हैं कि उनको एसिमिलेट करें, सम्मिलित करें, वो एसिमिलेट ना होकर एनिलेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और वो अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी और गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू में, सोच में डिफरेंस था। और इस बात को लेके यहाँ पे दोनों लोगों के बीच में टसल हो जाती है। कैसी? यरवदा जेल पूना में गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ में चले जाते हैं। यरवदा जेल जो कि पूना में जहाँ गांधी जी बंद थे, वो वहाँ पे फास्ट एंड टू डेथ के लिए चले जाते हैं। मतलब कि खाना नहीं खाएंगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा कम्युनल अवार्ड को। मैकडोनल्ड हितैषी बन रहा था कि हम तो इंडिया के बड़े हितैषी हैं, इसलिए हम ये सब लेके आए हैं। लेकिन गांधी जी का कहना था कि इससे और डिवीजन बढ़ जाएगा, और वो जो अलग हैं विद इन हिंदुइज्म, डिप्रेस क्लासेस, वो और अलग हो जाएंगे और उनके बीच में डिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी फॉर्म करते हैं जब वो जेल में थे तभी। ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी लीग वो सेटअप करते हैं। ठीक है, वो एक हरिजन करके जर्नल लाते हैं या फिर वीकली लाते हैं।
हरिजन एक वीकली लेके आते हैं, यानी साप्ताहिक जिसको हम बोल सकते हैं। अब ये एक्चुअल में जो हरिजन शब्द है, हरि और जन यानी कि भगवान के लोग, ये गांधी जी ने ही टर्म को कॉइन किया था और इसके सख्त नफरत करते थे अंबेडकर जी, क्योंकि उनका ये कहना था सिर्फ हरि के जन बोलने से सारी चीज़ें जो समस्याएं वो नहीं सुलझ जाएंगी, एक्चुअल में कुछ करना भी पड़ेगा। तो इसलिए थोड़े से इन लोग डिप्रेस क्लासेस को लेकर खासकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में काफ़ी स्ट्राइफ थी। और गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ भी बनाया, ठीक है, ये ध्यान रखनी सारी चीज़ें आपको, हरिजन सेवक संघ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, एक तो एंटी अनटचेबिलिटी लीग और हरिजन सेवक संघ, और ये जो वीकली लेके आए हरिजन, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे जब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ में जाते हैं तो अंबेडकर जी इस बात को, और हाँ अगर ये कभी पूछ ले कि कब मतलब ये बनी थी, तो 1932 ऑब्वियस है, बिकॉज हम उसी टाइम पीरियड की बात करें जब गांधी जी जेल में थे। और ये जो कम्युनल अवार्ड आया ये 1932 में आया, 1932 में आया, ठीक है, 1932 में आता है। तो अब क्योंकि ये दोनों लोग के बीच में स्ट्राइफ हो गई, गांधी जी बोल रहे थे इसको वापस लो, अंबेडकर जी सपोर्ट कर रहे थे कम्युनल अवार्ड का। तो अंबेडकर जी को जो हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उन्होंने समझाया कि भाई देखिए ऐसे तो फिर गांधी जी को कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो कुछ हम मामला सुलझाते हैं। तो इसलिए अंबेडकर जी फिर को ले गए जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सब लोग गए और मिले वहाँ पे, और एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि इस कम्युनल अवार्ड को वापस लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। बट अंबेडकर जी ने ये बोला कि अगर वापस लेंगे, मतलब वापस करने के लिए बोलेंगे, तो आपको एक प्रॉमिस करना होगा, एंड दैट इज़ कि जो एक तरह से रिजर्व्ड सीटें हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए वो बढ़ानी होंगी, ठीक है। अब कितनी क्या बढ़ानी हुई कैसे, वो सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने क्लियर कट आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ से, क्योंकि फास्ट इनटू डेथ में गांधी जी चले गए थे, उन्होंने एक तरह से फोर्स कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये वापस करने के लिए। और उन्होंने वापस क्यों लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बिकॉज अंबेडकर जी ने बोला ठीक है वापस ले लो, क्यों, क्योंकि वो गांधी जी फास्ट इनटू डेथ में चले गए थे। बट गांधी जी एग्रीड ऑन बिहाफ ऑफ अंबेडकर की ठीक है, जो रिजर्व सीट है उनको हम एक्सटेंड करने के फेवर में हैं। और अब अगर आपसे पूछेगा पूना पैक्ट कब साइन हुआ, 1932। किसके बीच में साइन हुआ, अंबेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में। कहाँ पे साइन हुआ, यरवदा जेल पूना में। लेकिन कहीं कहीं पे गांधी जी ना हो कि आपको मदन मोहन मालवीय मिलेंगे, और वो भी सही है। क्यों, क्योंकि गांधी जी के बिहाफ में, वो तो जेल में थे, तो मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। एसएससी ने जो अभी तक क्वेश्चन पूछा है उसमें गांधी जी ही दिए हैं, मदन मोहन मालवीय तो अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ एग्जाम में कभी कभी मदन मोहन मालवीय दे देता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब बस इसमें इसके अलावा एक रत्ती भर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूना पैक्ट हो गया ख़त्म, 1932 चला गया। अब सीधे आते हैं 1935 में, सीधे जंप लगाते हैं 1935 में, बिकॉज वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको कि हम बोलते हैं कुछ नहीं ऐसा नहीं कि जैसे 1909 में मॉर्ले मिंटो था, 1919 में मोंटागी चल फॉर रिफॉर्म्स था, तो इसको भी हम कुछ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं ठीक है। इस टाइम पे सेक्रेटरी कौन था, वाइस रॉय कौन था, उसके हिसाब से कपलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये समझने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट याद आ रहा है आपको, मैंने 1919 का जब मोंटागी चल्स फॉर रिफॉर्म्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर वो नहीं समझे तो ये नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला इसने किया कि इट अबॉलिश्ड, इसने हटा दिया, एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, डायरकी एट प्रोविंसेस, यानी कि द्वैध शासन इसने हटा दिया प्रांतों से। याद आ रहा आपको 1919 का जो एक्ट था वो प्रोविंसेस में डायरकी लाया था। डायरकी क्या है, द्वैध शासन, जहाँ पे एक तो पहले सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो फर्दर डिवाइड किया है रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, वो है डायरकी। दूसरा पॉइंट क्या है, ये डायरकी ले क्या आया, इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एकदम उल्टा, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। और याद करिए मैंने बताया था कि द्विसदनीय विधानमंडल यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाए थे ये सेंटर में, कौन, 1919 वाला, ये लाया प्रोविंसेस में। 11 प्रोविंसेस होती थी जहाँ पे ये लेजिस्लेचर था, उसमें से 6 आउट ऑफ 11 में ये 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही, ऑल इंडिया फेडरेशन की, जो कभी वजूद में आ नहीं पाया, बिकॉज ये एक्चुअल में एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
ये चीज़ें हमें 1935 के रिगार्डिंग याद रखनी है। इसमें इलेक्शंस का कुछ प्रोसीजर दिया हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कांग्रेस ने विरोध किया इसका, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, जो 1937 में जो इलेक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें हम कंटेस्ट कर लेंगे। और जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी, कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी, कांग्रेस को जो है बहुमत मिला। कहाँ पे? टोटल 1161 सीट थी, उसमें से 716 जीती किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, और मेजॉरिटी सभी में मिली एक्सेप्ट, अगर मैं बात करूं, ये जो भी मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ ये एसएससी के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप एसएससी के स्टूडेंट ही हैं मैं मान रहा हूँ, तो फिर इसको उतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहे कि भाई नहीं मैं आगे फर्दर भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मतलब पीसीएस वगैरह के भी मतलब एग्जाम देने, तो आप इस चीज़ को याद करने में थोड़ा जोर लगा सकते हैं। दैट इज़ कि इनको मेजॉरिटी मिली इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट, इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट, यानी कहाँ कहाँ नहीं मिली ये कभी पूछ लेता है, बिकॉज अभी रिसेंट में आई थिंक यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ तो वहाँ पे पूछा गया था ये। ठीक है, तो बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। इससे कुछ आपको याद आना चाहिए, कल मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहाँ पे हमने देखा था पेशावर से कौन लीड कर रहे थे, इस वाले रीजन से कौन लीड कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया यहाँ तक? 1937 में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली और ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट दिस। ये रटने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, बाकी अगर आप पीसीएस वगैरह कर रहे हैं तो रट लीजिए। और पेशावर से हमने देखा था खान अब्दुल गफ्फार खान, मैंने लिख नहीं रहा हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं, फिर फ्रंटियर गांधी या फिर हिंदी में सीमांत गांधी बोलते हैं उनके नाम से। इन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक रेड शर्ट करके यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया वहाँ पर। अब हम कुछ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन इन 20 वर्षों में डिस्कस कर लेते हैं, कांग्रेस के जो सेशंस हुए इंपॉर्टेंट। एक तो 1936 का, 1936 का, हमने पिछला वाला देखा था 1931 कराची सेशन, जहाँ पे द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रीइटरेटेड, मतलब सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया था। 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे, वन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर रिगार्डिंग नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। और क्या किया गया था? गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। ये सारी चीज़ें करी गई थी। 1936 की अगर हम बात करें तो ये सेशन होता है कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ये सेशन होता है और ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी सेशन के बाद हमारी ऑल इंडिया किसान सभा बनती है। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन होता है 1936 में, 1936 में। कौन करते हैं? शहजानंद सरस्वती, जो इस पर्टिकुलर पार्टी के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो पूरा नाम अगर बात करूं स्वामी सहजानंद सरस्वती है, बट इन शॉर्ट में सहजानंद सरस्वती लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ये इस पार्टी को बनाते हैं। वैसे एक और पार्टी बनी थी 1934 में, वो पार्टी बनी थी 1934 में, वो पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये पार्टी 1934 में बनाई किसने थी? ये बनाई थी जो जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो ये मान रहे थे ना तो गांधीयन फिलॉसफी पे बिलीव कर रहे थे, ना तो बहुत ज़्यादा जो सीपीआई की फ़िलासफ़ी थी, यानी कि अब जो हमने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। तो इन लोगों ने अपनी अलग से पार्टी बना ली। जेपी नारायण, जेपी नारायण हो गया आपके ये राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अपने सपा पार्टी का नाम सुना होगा, है ना, राम मनोहर लोहिया, तो वो इनको अपना वो मानते हैं, है ना, लीडर। और आचार्य नारायण देव, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ये सब लोग जो हैं इस पार्टी को बनाते हैं। फाउंडिंग फादर्स थे इस पार्टी के, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी। तो 1934 में एक पार्टी बनी और 1936 में एक पार्टी बनी, 36 वाली ऑल इंडिया किसान सभा। और वो कब? लखनऊ सेशन के बाद। 1937 में एक सेशन होता है 1937 में, और वो कहाँ पर होता है? फैज़पुर में। और आप बताएंगे कि ये फैज़पुर वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ बताया था मैंने जब आपको सारे कांग्रेस के सेशंस पढ़ाए थे, जब हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस देखा था, तो हमने ये देखा था इट वाज दी फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। ठीक है, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज, गांव में होने वाला पहला सेशन था ये हमारा 1937 का। आगे बढ़ें, अब 1938 के सेशन को डिस्कस करते हैं 1938 में। ये सेशन होता है हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा में ये सेशन होता है और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, चुनाव होते थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, बोस जी जीत गए, बन गए। ये थोड़े से रैडिकल थे, रैडिकल इन नेचर के, मतलब एग्रेसिव थे कि तुरंत एक्शन लेने पे बिलीव करते थे।
है ना। ऐसा नहीं कि जैसे गांधी जी किस पे बिलीव करते थे, टेम्पो बिल्ड करने पे, टेम्पो टेम्पो वाला नहीं, कानपुर वाला टेम्पो नहीं, ठीक है, वो वाला टेम्पो नहीं जिसमें बैठ गया था। टेम्पो का मतलब एक मोमेंटम बिल्ड करने में, कि एकदम से लॉन्च कर देंगे तो ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस कर देंगे, गांधी जी का ये मानना था। उसके लिए हमें पहले टेम्पो बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जा जाके थोड़ा सा उनके बीच में प्रचार करना पड़ेगा, तब धीरे 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 वो बिल्ड होगा टेम्पो। और अभी हम देखेंगे किस तरह से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का टेम्पो बिल्ड किया। तो इसलिए बोस जी और गांधी जी में यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, और बहुत ज़्यादा, अभी देखेंगे बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाता है अगले सेशन में। बट बिफोर दैट बोस जी का ये मानना था कि भाई तुरंत एक्शन लें, तुरंत, क्योंकि ध्यान दीजिए 1939 में, 1939 में अभी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा विश्व युद्ध बिटवीन एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर्स। अभी देखेंगे अलाइड के साइड कौन है और एक्सिस के साइड कौन है। तो ये थे कि भाई तुरंत उसका फ़ायदा उठाओ और इनके अगेंस्ट एग्रेशन करो और इंडिया को आज़ादी दिलाओ और इंडिया को एक इकोनॉमिक पाथ पे लेके चलो। इकोनॉमिक पाथ पे लेके चलो से अब यहाँ पे मैं एक आपको पार्टी बताना चाहूँगा बोस जी की, बिकॉज ये इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत बिलीव करते थे कि इंडिया को अगर एकदम से फिर से वो सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ही फॉर्म्ड नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाते हैं ये कब? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 में, और इसके जो पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन वॉज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी हमारे इसके पहले चेयरमैन थे, पहले अध्यक्ष थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के। राष्ट्रीय योजना समिति हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में। बनाई बोस जी ने थी हरिपुरी सेशन के बाद, और जवाहरलाल नेहरू उसके पहले चेयरमैन, फिर पहले प्रेसिडेंट थे। अब होता है 1939 में सेशन। गांधी जी को पता था बोस जी फिर चुनाव लड़ेंगे, और बात तो सही थी। तो गांधी जी ने इस बार अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया बोस जी के खिलाफ, पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, रमैया, इनको खड़ा किया किसके खिलाफ? बोस जी के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस। और बोस जी जीत गए, क्योंकि जो कांग्रेस जो प्रोविंशियल कमिटीज़ थी उनका सपोर्ट बोस जी की तरफ था। ये जीत गए, और जब जीत गए तो गांधी जी के स्टेटमेंट था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की डिफीट नहीं, ये मेरी डिफीट है, ये मेरी हार है। गांधी जी ने मतलब कोई बहुत विरोध नहीं किया कि नहीं बनने चाहिए, उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया कि ठीक है सुभाष चंद्र बोस अब प्रेसिडेंट हो गए 1939 में। लेकिन इनके कुछ ऐसे ओपिनियन थे, कुछ ऐसे विचार थे, कुछ इनके ऐसे शब्द थे जिसको लेके अंदर ही अंदर जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था वो भी अब इनको अपोज करने लगे बोस जी को। इन्होंने पहले तो कुछ एक्यूजेशंस लगाए जो कुछ कांग्रेसमैन थे उनके ऊपर, और दूसरी चीज़ इन्होंने जो करी थी दैट वाज कि ये बोल रहे थे कि तुरंत ही अभी क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दो। इनका ये कहना था कि तुरंत ही, क्योंकि अब 1939 ये जो ईयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो बोस जी का ये मानना था ये मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। बट गांधी जी इसके बिल्कुल मूड में नहीं थे, बिकॉज उनका ये कहना था ना तो अभी सारे कांग्रेसमैन इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और ना ही मासेज इसके लिए, यानी लोग प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। ऐसे हम कर देंगे वो सप्रेस कर देंगे ब्रिटिशर्स। बट बोस जी का कहना था नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी कन्विंस किया, गांधी जी नहीं माने, और जो बोस जी के कुछ स्टेटमेंट थे उसकी वजह से बोस जी को रिज़ाइन करना पड़ा फ्रॉम कांग्रेस। ही वॉज रिज़ाइंड, मतलब ही रिज़ाइंड, और उनको फिर बाद में रिमूव भी कर दिया था, उनको गया था उनके कुछ स्टेटमेंट की वजह से। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने इनको रिमूव कर दिया था बाद में। तो रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने उन्नाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड वो विद इन दी कांग्रेस पार्टी बने, मतलब कि ऐसा कोई अलग से नहीं। जैसे स्वराज पार्टी हमने देखी थे 1923 में, दैट वर्कड विद इन दी कांग्रेस, वैसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो 1939 में गांधी जी ने बनाई, बोस जी ने बनाई 1939 में, दैट वर्कड विद इन दी कांग्रेस। तो किसके बाद ये जो त्रिपुरी सेशन हुआ, ये एक्चुअल में 1939 का जो सेशन होना था वो त्रिपुरी में होना था। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है, जबलपुर एमपी में, जबलपुर एमपी। और हरिपुरा की बात करें गुजरात में पड़ता है, ठीक है, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है ये। क्लियर है यहाँ तक सभी को? 1939 तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? हम लोगों ने देख लिया माकुर उन्नाव में इन्होंने पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। किसी कोई डाउट होगा तो यहाँ तक बता देगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ अब 1939 चालू हो गया था, तो मैं थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 बिगिंस, और ये किसके बीच में होता है? एक साइड थी एलाइड पावर्स, ठीक है, एलाइड पावर्स, और एक तरफ एक्सिस पावर्स। एलाइड में अगर बात करूं तो ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ब्रिटेन यानी यूके, यूएसए हो गया,
यूएसएसआर यानी जो पहले अब रशिया है, ठीक है, तो ये सब एक साइड में थे। और अगर एक्सिस पावर में अगर बात करें तो यहाँ पे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ये एक साइड में था, ठीक है। तो अब ये जो है ना जापान, ये तो बहुत अब थोड़ा सा ये हमारे उसके लिए, बाकी देश से हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन हमें लेना देना है जापान से। अभी क्यों लेना देना आपको समझ में आएगा। फैज़पुर कहाँ है? फैज़पुर महाराष्ट्र में पड़ता है, आनंद साहिल है ना। रजनी कुमारी, फैज़पुर महाराष्ट्र में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 1939 में ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब इनको अगर वॉर जीतना है, ठीक है, तो ये साइड भी वीक नहीं थी। ये जो इनके साथी थे ब्रिटेन के, बोल रहे थे यार सपोर्ट लो इंडिया का। इंडिया के सपोर्ट से मतलब वहाँ से रिक्रूट करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स, और वहाँ पे तो हैं। तो ब्रिटेन ने जो है थोड़े से ऑफर, मतलब कि एक तरह से ब्रिटेन ने बोल दिया कि इंडिया जो है, ये इन्होंने अपने आप अनाउंस कर दिया कि इंडिया जो है हमारे साथ है। मतलब इंडियन से पूछा भी नहीं, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उस समय, तो उससे पूछा भी नहीं कि भाई क्या मैं सब ना, हमारे साथ है इंडिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर के साथ है इंडिया, इन्होंने अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया। तो कांग्रेस ने पहले ऑफर दिया, कांग्रेस ऑफर्ड टू वॉइस रॉय, क्या ऑफर दिया कि बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम एक चीज़ प्रॉमिस करो कि ये वॉर ख़त्म होने के बाद तुम हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दोगे। यानी हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, संविधान सभा, है ना। तो जो संविधान बना के दे वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना के दो। जैसे ही आप मतलब वॉर ख़त्म होता है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी चाहिए इंडिया में। लिन लिथगो उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था। लिन लिथगो सेड नो, नहीं देंगे, क्या कर लोगे। तो कांग्रेस ने बोला अभी बताते हैं क्या कर लेंगे। तो 1939 में, अक्टूबर 1939 में, यह इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस सारी मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्रीज में बैठी हुई है रिज़ाइन कर देती है। अभी हमने देखा था 1937 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस जीती थी एंड सो ऑन। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया 1939 में। क्यों रिज़ाइन किया, रीज़न क्या था? बिकॉज इंडियंस को बिना पूछे इंडियंस को इन्वॉल्व कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए। अब क्योंकि 1940 आते आते तक इनको समझ में आ गया ब्रिटिशर्स को कि इनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऑफर देना पड़ेगा। तो इन्होंने अगस्त महीने में एक ऑफर दिया जिसको बोला गया अगस्त ऑफर। लिन लिथगो पे भी प्रेशर था कि भाई कुछ करो। तो अगस्त ऑफर आया 1940 में, जहां बोला गया हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। याद आ रहा है डोमिनियन स्टेटस? अब मैं डोमिनियन स्टेटस की आपको हिस्ट्री समझाता हूँ फिर से, जो हमने कल समझी थी। कैलकाटा का सेशन था 1928 का, जहाँ पे याद करो कि नेहरू बोस जी लोग बोल रहे थे नहीं हमें स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो भाई गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी ने बोला कि कोई नहीं, 1 साल का अल्टीमेटम इनको देते हैं, अगर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी तो फिर हम पूर्ण स्वराज मानेंगे। और इन्होंने 1 साल तक नहीं मानी। देन अगेन फिर याद करो दिल्ली मैनिफेस्टो दिया गया इरविन को, नहीं हल्के में लिया। अगेन फिर लाहौर का सेशन हुआ जहां बोला गया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और जब ये अप्रूव कर दिया कांग्रेस ने कि सीडीएम आप लॉन्च कर लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी जी इसको लीड करेंगे। तो गांधी जी ने अगेन अल्टीमेटम दिया, 11 डिमांड्स दी और अल्टीमेटम दिया 30 जनवरी तक का कि मान लो। इरविन अगेन भाव नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस तरह से सीडीएम लॉन्च हुआ था। और फिर 1931 में हमारा गोल हो गया था पूर्ण स्वराज, 1929 में ही हमारा गोल हो गया था पूर्ण स्वराज। और फिर पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया था कराची सेशन में। तो अब हमारा डोमिनियन स्टेटस, ये डिमांड नहीं थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि एक हम बोल सकते हैं स्वतंत्र उपनिवेश, और मैंने इसका मतलब आपको समझाया था, ठीक है। अब हमारा ये गोल नहीं था कांग्रेस का, क्या गोल था? पूर्ण स्वराज। तो ये पहले ही मतलब एक तरह से रिजेक्टेड चीज़ थी। इसमें बोला गया था कि जो वॉइस रॉय की काउंसिल है उसको एक्सपैंड करेंगे। ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी, मैं बता दूं, ठीक है, ये याद नहीं करनी। डोमिनियन स्टेटस वाला भले थोड़ा सा देख ले सकते हो, लेकिन वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सब कुछ नहीं याद करना है। बस अगस्त ऑफर आया था 1940 में, ये रट्टा मारना है, बात खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगस्त ऑफर ने बोली थी। इसके रेस्पॉन्स में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया। यानी कि एक लोगों को नॉमिनेट किया और उनको बोला कि तुम सत्याग्रह दो। सत्याग्रह मैंने आपको पहले बताया, सत्याग्रह किस तरह से दिया जाता है, और सत्याग्रही कौन होता है। गांधी जी के अगर हम आई से देखें तो सत्याग्रही कौन होता है? जो नॉन वायलेंस को अपनी कोर फिलॉसफी मानता है।
सत्य का पाथ नहीं छोड़ता, ये सारी चीज़ें। तो इंडिविजुअल सत्याग्रही पहला इन्होंने नॉमिनेट किया, द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, लेकिन वो बात की बातें हैं। तो विनोबा भावे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही चुने गए थे। गांधी जी का ये कहना था कि इंडिविजुअल सत्याग्रही सब लोगों के बीच में जाएगा, तो सत्याग्रह करेगा और सब लोगों के बीच में जाएगा और एक तरह से टेम्पो बिल्ड करेगा। तो टेम्पो वाली जो चीज़ है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है बिल्ड करना। और ये बोला था कि अगर इसकी अरेस्ट नहीं होगी इंडिविजुअल सत्याग्रही की, तो वो दिल्ली चलो, मतलब दिल्ली चलो एक कैंपेन लॉन्च करेगा और दिल्ली की तरफ मार्च करेगा। ठीक है, ये बोला गया। तो और फिर जो इनकी अरेस्ट के बाद दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही जो गांधी जी ने चुने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में इंडिविजुअल सत्याग्रह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च हुआ होता है। पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। बात खत्म यहीं पे। ठीक, अब 1942 में ये लोग और इनकी तरफ प्रेशर बढ़ता है। किस पे? जो ब्रिटेन वाले थे। क्यों? क्योंकि अभी इनको जो है थोड़ा डर लगने लगा था कि अब धीरे धीरे कहीं जापान जो है, क्योंकि वो साउथ ईस्ट में जो उसकी ब्रिटेन वगैरह की कॉलोनीज थी उनको कैप्चर कर लिया था उसने, अंडमान निकोबार, और धीरे धीरे अब यहीं उसका नंबर था जापान का, क्योंकि जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट था। तो और इंडिया के पास में था जापान। तो 1942 में 1942 में ये क्रिप्स मिशन भेजते हैं भारत में। क्रिप्स मिशन मतलब एक वहाँ से ब्रिटेन से मिशन भेजते हैं, क्रिप्स मिशन, जिसमें कि चेयरमैन स्टैफोर्ड क्रिप्स था 1942 में। ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो लीड किया वो मिशन था, इसमें भी वही सेम चीज़ें थी कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देंगे और जो एक तरह से, ठीक है, मतलब जो प्रोविंसेस होंगी उनके पास राइट टू सेसेशन होगा, यानी कि दे हैव राइट टू सिसीड। यानी कि अगर मान लो कि कोई ये प्रोविंस है, ठीक है, और या फिर हाँ प्रोविंस है और इसको मतलब ये है कि हम इंडिया में नहीं रहना है, ठीक है, यूनियन में, तो अपना अलग से अपना अलग से एग्रीमेंट साइन कर सकता है, एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ। तो ये तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कांग्रेस वालों को। एक सब क्या, पहले तो डोमिनियन स्टेटस वाज डेड एज डोर नेल, यानी कि खत्म चीज़ थी एकदम। वो तो 1929 में हमारा गोल पूर्ण स्वराज हो चुका, डोमिनियन स्टेटस तुमने तभी छोड़ दिया था। और ऊपर से ये सब क्या कि मतलब अपने आप अलग से तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये नेशनल यूनिटी के खिलाफ है। इसलिए अब जो है कांग्रेस कहती है बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, तुम ये अलग अलग नया नया ऑफर ला रहे हो और जो हमारी एक्चुअल डिमांड है वो मान ही नहीं रहे हो तुम। तो अब होता है वर्धा में एक सेशन, जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती है कहाँ पे? वर्धा में। ठीक है, वर्धा पड़ता है ये महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे ये मिलती है और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, यानी कि अब जो है भारत छोड़ो कैंपेन का शुरुआत होगा। और इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रैटिफाई किया गया। कांग्रेस की एक मीटिंग हुई गोवालिका टैंक में। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, रैटिफाइड एट, कहाँ पे? गोवालिका टैंक। गोवालिका टैंक जगह पड़ती है बॉम्बे में, वहाँ पे इसको रैटिफाई किया गया। तो ये जगह का नाम याद रखिए, गोवालिका टैंक बॉम्बे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रैटिफाई किया गया और अब लॉन्च होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सवाल ये बनता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ? तो क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ। आई थिंक वॉइस चला गया होगा ना, अभी आ गया होगा वॉइस। ठीक है, चलो, तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स पे स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था, क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके मेन पहले ही गांधी जी ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। अब गांधी जी का ये था कि भाई टेम्पो बिल्ड हो चुका है इंडिविजुअल सत्याग्रह से, अब लॉन्च कर सकते हैं एक मास स्ट्रगल, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का ये कहना था कि मतलब सबसे अपनी अपनी उन्होंने अलग एक अपनी बात रखी। आर्मी वालों से बोला कि रिज़ाइन मत करो, ठीक है, लेकिन अपने लोगों पे फायर मत करना। स्टूडेंट से बोला अगर कॉन्फिडेंट हो तो पढ़ाई छोड़ सकते हो, नहीं कॉन्फिडेंट हो मत छोड़ो। लोगों से बोला कि आप, जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे कि अभी ऐसा था कि देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, कि भाई ब्रिटेन जो है डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा है, वहाँ पे किसी को बिठा रखा है और उसके थ्रू रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो एंटी ब्रिटिशर है जो प्रिंसली स्टेट में बैठा हुआ है तो ही सपोर्ट करें उसका, यानी लोगों से कहा, और नहीं है तो फिर सपोर्ट ना करें। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गांधी जी के, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन थे कि ठीक है रिज़ाइन मत करो, लेकिन अपने लोगों पे फायर भी नहीं करना। ये इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे गांधी जी के। ठीक है, और यहाँ से
अब स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस मूवमेंट में कि पहले दिन ही, फर्स्ट डे ही, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी सबकी हो जाती है अरेस्ट और इनको एक अनजानी जगह में ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है किसी को नहीं पता। तो अब क्योंकि ये मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट में चेंज हो जाता है अपने पहले दिन ही, तो अगर पूछ ले इसमें लीडर कौन थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, कोई लीडर नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट। पहले दिन ही सबकी अरेस्ट हो गई, और जब अरेस्ट हो गई तो मेन यहाँ पे एक प्योर लीडर तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ लीडिंग फ्रंट में निकल के आई अरुणा असफ अली। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अरुणा असफ अली, ठीक है। शी प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब इन्होंने जो है अध्यक्षता संभाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, वही कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था एट वर्धा सेशन में, ठीक है। अब क्योंकि लीडरलेस मूवमेंट हो गया तो कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला था नहीं, और ब्रिटिशर्स एकदम फुल मूड में थे कि सप्रेस कर देंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे मूड, क्योंकि वहाँ पे भी इनको एक तरह से सही सारी चीज़ें नहीं जा रही थी, वर्ल्ड वॉर जो 2 चल रहा था उसमें भी, और यहाँ वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जरा सभी कुछ इस तरह से टेम्पो बिल्ड हो मास मूवमेंट का। इसलिए अब यहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। सर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो आपने एक पता नहीं कुछ में गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलता है ना, अब अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, ठीक है। ऐसा ही तो उसी में तो आई थिंक होता है ना, अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया, मतलब कि अब चीज़ें सामने नहीं करनी है, छुप के करनी है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी का मतलब ये है। तो काफ़ी सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटी होती हैं, और उसमें से जैसे उषा मेहता जी जो है हमारी, उषा मेहता, और वो कौन करते हैं? काफ़ी लोग, जैसे कि हमारे आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ठीक है, ये सब लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करते हैं अपने अपने लेवल पे। उषा मेहता ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अंडरग्राउंड रेडियो लॉन्च कर देती है, अंडरग्राउंड रेडियो चलाती हैं बॉम्बे में। इंपॉर्टेंट है ये अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे, क्लियर। पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप होती हैं, पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल मतलब समानांतर सरकारें स्टार्ट होती हैं। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट सेटअप होती छोटी 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 छोटी, जैसे महाराष्ट्र में कुछ और आपकी बंगाल में कोई और, यूपी में कोई और, इस तरह से, ठीक है। तो बलिया में, बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यहाँ पे एक चिट्टू पांडे करके हैं, वो चिट्टू पांडे, ये पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करते हैं। तामलुक में जातीय सरकार जो है एक बनती है, जातीय सरकार। और सतारा महाराष्ट्र में, ये आपका है वेस्ट बंगाल, और ये सतारा है आपका महाराष्ट्र में। तो सतारा में सेटअप होती है प्रति सरकार, और इस प्रति सरकार को कौन लीड करते हैं? प्रति सरकार को लीड कर रहे हैं वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल, ये सब लोग इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, नाना पाटिल, क्लियर। कौन कहाँ से लीड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको याद आ रहा हो, जो हमारी वानर सेना है, मुक्ति वाहिनी है, ये सब कहाँ पे सेटअप हुई थी? सीडीएम के टाइम पे सेटअप हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वो चीज़ कि भाई ज़मींदारी एरियाज़ में चौकीदार टैक्स कंपेन चला था, नो रेवेन्यू, यानी कि कोई रेवेन्यू नहीं देना रैयतवाड़ी एरियाज़ में, और डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंस, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में। वानर सेना और ये सब मुक्ति वाहिनी सब कहाँ बनी थी? सीडीएम में। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बन रही है? क्यूआईएम में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट को ऐसा नहीं हर कोई सपोर्ट कर रहा था, ये ध्यान रखना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसको बिल्कुल भी। मुस्लिम लीग के अपने एक्चुअल रीजंस थे, इसको पाकिस्तान चाहिए था, सेपरेट एक नेशन चाहिए था फॉर मुस्लिम्स। तो इसको लगा कि अगर हेस्टी यहाँ से रिसीड कर जाएंगे, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान तो उसको कभी मिल ही नहीं पाएगा। 23 मार्च को, इसीलिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करती है मुस्लिम लीग, ठीक है, पाक डे वॉज ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ से इनका मेन एक तरह से डिमांड था कि बस हमें तो एक अलग से देश चाहिए, इनको और कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। अब क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अब यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अलग रास्ते हो चुके थे, दोनों की अलग ही डिमांड्स थी, तो इसलिए अब डिफरेंट लोग आते हैं अपने अपने फॉर्मूला लेके, ताकि एक कंसेंसस बिल्ड हो सके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी अपना लेके आते हैं CR फॉर्मूला। कौन लेके आते हैं? सी राजगोपालाचारी। कब? 1944 में, 1944 में लेके आते हैं इसको।
बट मुस्लिम लीग इसको नहीं मानती है। वो क्या था, क्यों नहीं मानती, उससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये जब एक्चुअल में ये इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, कुछ किसी ने इसको भाव ही नहीं दिया, तो फिर हम भी भाव नहीं देंगे इसको ज़्यादा। CR फॉर्मूला 1944, यहाँ तक कि UPSC ने भी आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, तो SSC तो फिर कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट, यहाँ तक कि मैंने आज तक यही क्वेश्चन नहीं देखा कि CR फॉर्मूला कब आया था, अभी तक तो यही नहीं आया, उसके प्रोविजन से बहुत दूर की बात है। देसाई लियाकत पैक्ट ये कौन लाता है? भूला भाई देसाई, कांग्रेस के, और ये है लियाकत अली खान, पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बनता है बाद में, ये मुस्लिम लीग का है। इन दोनों लोग के बीच में ये अपना एक पैक्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो देसाई लियाकत पैक्ट आता है, और इसके बाद मेन आता है भी 1944 में, और इसके बाद मेन आता है वेवल प्लान। वेवल कौन है? तो ये वेवल उस समय नया वॉइस रॉय अपॉइंट किया गया था, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। क्यों, क्या क्या सारी चीज़ें थी? एक तो भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सुलह करानी है, इंडियंस का कॉपरेशन सीख करना है, और 1943 में बंगाल में बहुत भयंकर फेमाइन आ चुका था। फेमाइन, ठीक है, एकदम फेमाइन मतलब कि लोग भूखमरी वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से मर रहे थे लोग, ठीक है। तो उस चीज़ों को भी डील करना था, इसको इसलिए भेजा गया था। तो ये अपना एक प्लान लेके आता 1945 में, क्योंकि उस समय तक सभी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो जेल में थे, तो उनको वो रिलीज़ करवाता है और सबको शिमला में बुलवाता है। शिमला की ठंडक में आओ सब लोग, शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाता है। बट अगेन यहाँ पे वही, यहाँ पे गांधी जी भी थे, जिन्ना भी था, सब कोई थे यहाँ पे, लेकिन अगेन मुस्लिम लीग का वही राग था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में अगेन यहाँ पे नहीं बन पाई, और अगेन ये फेल हो गया। यहाँ पे इस सारी स्टोरी को हम लगाएंगे फुल स्टॉप, और यहाँ से अब हम देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी और बोस जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी बनती है जापान में, वो धीरे धीरे यहाँ पे रिट्रीट कर रही थी। अंडमान निकोबार आइलैंड तो कैप्चर कर ही लिया था जापान ने, इंडियन नेशनल आर्मी का यूज़ करके वो यहाँ पे बढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे इनके लिए दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी, तो पता तो होनी चाहिए इंडियन नेशनल आर्मी है क्या, किसने बनाई, क्यों बनाई, ये सारी चीज़ें पहले यहाँ तक बताइए, किसी कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम लोग आते बढ़ते आ गया। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या दिक्कत है? ओके क्लियर है, ओके ठीक ठीक ठीक, अभी उस पर आ रहे हैं, ठीक है। गुड इंडिया वॉइस, बताओ तो, अच्छा ठीक है। अभी एक्चुअली में कमेंट आ नहीं रहे थे आप लोगों के, अभी ठीक है आ रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस को समझे का क्या स्टैंडर्ड है, मतलब समझे का क्या स्टैंडर्ड है? आज़ाद हिंद फौज क्या, तभी आ रहे हैं उसी पे, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज पे ही आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट भी शिमला में चले गए। चलो सर, आज़ाद कब होंगे? बस करवा रहे हैं, बस 5 मिनट और रुक जाओ, अभी आज़ाद करवाते हैं तुमको, ठीक है। इसीलिए हमने एक अगले साल पे नहीं छोड़ा, सोचा कि इसी साल तुमको आज़ाद करवा दें। अगले साल से फिर संविधान बनाएंगे और पॉलिटी देखेंगे, है कि नहीं। तो इसी साल तुमको आज़ाद करवाने का निर्णय लिया, और इसी क्लास में बस 10 मिनट रुको, अभी आज़ाद करवाते हैं तुमको, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। अब आते हैं इंडियन नेशनल आर्मी पे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। ये इंडिया है, यहाँ पे जापान है। अब जो जापान है इतना भी पास में नहीं है, लेकिन यहाँ पे चलो मैं यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जापान है। अब जो जापान है ये हमें पता है एक्सिस पावर की तरफ है, ब्रिटेन के खिलाफ है, ब्रिटेन यहाँ पे रूल कर रहा है, जापान इनके खिलाफ है। जापान इनके यहाँ पे इनकी जो कुछ कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की, यहाँ पे उसको कॉन्कर कर लिया था। अब यहाँ पे एक पर्सन हुए मोहन सिंह। मोहन सिंह ने जापानीज़ गवर्नमेंट से ये बोला कि देखिए,
आपने हमारे लोगों को जेल में बंद कर रखा है। मतलब ये इंडियन आर्मी में मतलब ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियन लोग थे, ये लड़ने गए थे वहाँ पे, ये मतलब जापान से डिफीट कर गए यानी हार गए। तो फिर जापान ने अपने यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको कैप्चर कर लिया, जेल में बंद कर दिया। तो मोहन सिंह ने बोला देखिए हम खुद मजबूरी में लड़ रहे हैं उनकी तरफ से, हमें कोई इच्छा नहीं है, मजबूरी में आ रहे हैं आपसे लड़ने। तो ऐसा करिए, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं यानी जिनको आपने प्रिजन में डाल रखा है, जो युद्ध के समय में जो एक कंट्री किसी को मतलब सोल्जर को प्रिजन में डाल देती है उसको हम प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं। तो आप उनको हमें दीजिए, हम उससे एक आर्मी सेटअप करेंगे और उसको आपके सपोर्ट के लिए ही लगाएंगे, बिकॉज हमें खुद आज़ाद होना है ब्रिटिशर से। तो जापान ने बोला ठीक है। तो फिर यहाँ से जन्म होता है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का 1942 में। तो किसने बनाया? मोहन सिंह ने बनाया। बट एक्चुअल में ज़्यादा दिन तक ये चला नहीं पाते हैं। रीज़न ये था कि इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं जापानीज़ गवर्नमेंट से। ये बोलते हैं मैं और ढेर सारे लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दो, जापानीज़ गवर्नमेंट मना कर देती, इतने नहीं दे पाएंगे। तो फिर यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं और इनके खिलाफ इनको भी प्रिजन में डाल देते हैं जो जापानीज़ होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो लीड है वो सौंपी जाती है रास बिहारी बोस को। ठीक है, रास बिहारी बोस जो पहले ही काफ़ी पहले ही जापान में बैठे हुए थे। ठीक है, जापान में वो भाग गए थे बहुत पहले ही। ठीक है, जब आई थिंक ये काकोरी वगैरह हुआ था उसी के टाइम पे, उससे पहले ही ये जा चुके थे जापान में और वहाँ पे बैठे हुए थे जिन्होंने आईएनए की एक तरह से चेयरमैनशिप ली। बट इनकी भी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी और फिर इन्होंने ट्रांसफ़र किया सुभाष चंद्र बोस जी को। ध्यान रखना ये रास बिहारी बोस को रास बिहारी घोष से कंपेयर मतलब कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज रास बिहारी घोष को हमने पढ़ा था सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था, जहाँ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो वो अलग थे हमारे। तो सुभाष चंद्र बोस को ये अपनी जो है चेयरमैनशिप देते हैं। ठीक है, कब? एक तरह से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कब देते हैं, बट हाँ वही 1943 का टाइम था जब बोस जी को ये ऑफर दिया जाता है रास बिहारी बोस की तरफ से कि भाई आप क्या लेना चाहोगे, तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ तक कि एक विमेन रेजिमेंट भी यहाँ पे मतलब एक फॉर्म करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे एक विमेन रेजिमेंट बनाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और उनमें से और भी चीज़ें हैं कि इन्होंने मतलब जब ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया इन्होंने, तो ये जितने भी डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे ट्रैवल किया, मतलब बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। और उनमें से एक कंट्री थी जर्मनी। जर्मनी जो समय वहाँ पे हिटलर का शासन था और वो किस में थी? एक्सिस पावर में थी, ना कि एलाइड पावर में थी। तो जर्मनी में ये हिटलर से मिलते हैं अराउंड 1942 के टाइम पे, और वहाँ पे ये किस नाम से मिलते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनका नाम होता है ऑरलैंडो मज़ोटा। ये नाम रख के मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस हिटलर से इन द ईयर आई थिंक 1942। ईयर तो 1942 है बट डेट आई थिंक 29 मई थी, नॉट श्योर, बट 1942 ईयर था और मई ही मंथ था वो। ठीक है, जहाँ पे वो हिटलर से मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस। देन वो फिर अगेन यहाँ पे फ्लो करते हैं। अगर ये कभी पूछ ले इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह ने कहाँ पे बनाई थी, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले तो सिंगापुर आंसर होगा ये। ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर्स लेके। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ब्रिटेन यहाँ पे जापान पे हावी हो जाता है और रफली अगस्त आते आते तक जापान जो है 15 अगस्त आते आते तक पूरी तरह से सरेंडर कर देता है 15 अगस्त को। और एक चीज़, यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। दिल्ली चलो मतलब एक्चुअल में जो यहाँ पे अंडमान निकोबार है इसको कैप्चर कर लिया था जापानीज ने और ये बोस जी को ट्रांसफ़र कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी को, जहाँ पे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनका नाम रख दिया था। आज भी ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं, पहले इनके कुछ नाम और हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के नाम पे थे ये। ठीक है, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप ये नेम किया था और उसके बाद ये यहाँ पे अपना स्टेशन बना के दिल्ली चलो का यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे और तभी जापान जो है 15 अगस्त को सरेंडर कर देता है, हार जाता है। जापान सरेंडर्ड यहाँ पे। इसलिए जब ये सरेंडर कर दिए तो इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर कर गई और 18 अगस्त को मिस्टीरियसली सुभाष चंद्र बोस डाइड एट अ एयरप्लेन क्रैश। ये माना जाता है कि इनकी डेथ हो गई। ठीक है, जो वियतनाम वाला इलाका है वहाँ पे इनकी डेथ हो गई, ये माना जाता है। अब एक्चुअल में क्या हुआ ये क्लियरली नहीं पता है। ठीक है, दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी गिव मे ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम।
ठीक है, ये नारा इन्होंने दिया था, गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम, आई शैल गिव यू फ्रीडम। और इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नेम गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन, यानी फादर ऑफ नेशन गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था। ठीक, ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। और एक चीज़ ध्यान रखना, डू और डाई, करो या मरो का जो नारा है ये गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, डू और डाई का जो नारा है ये गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है। देन हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ। हाँ सर, हाँ ये बोस जी का ही है? सर कमेंट एकदम फ्रीज क्यों हो जाते हैं यहाँ पे? सर अच्छा हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से मतलब इनको वो दिया था फादर ऑफ नेशन? तो ये रेडियो, मतलब सिंगापुर रेडियो था। ठीक है, वहाँ से सिंगापुर में एक रेडियो के थ्रू उन्होंने बोला था, जब ये एक्चुअल में दिल्ली चलो कैंपेन लीड करने वाले थे। और गांधी जी को उन्होंने ये एड्रेस किया था और गांधी जी को मतलब ये विश किया था कि अब हम जो है अपना लास्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो है एक यहाँ से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपकी विशेष चाहते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आईने ट्रायल्स देखते हैं। जब इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो उनके खिलाफ ट्रायल्स चलाए गए। और सबसे पहले ट्रायल्स हुए आईएनए ट्रायल्स। इनको बोलते हैं आईएनए ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल। और ये सबसे जो पहला ट्रायल चलाया गया, सबसे जो पहला ट्रायल चलाया गया वो चलाया गया नवंबर 1945 में। मतलब एग्जैक्ट मंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1945 याद रखना। 3 सोल्जर्स के खिलाफ चलाया गया। और कोइंसिडेंटली वो एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख थे। उसमें हिंदू थे प्रेम कुमार सहगल, डॉक्टर सहगल, ठीक है, और शहनवाज खान और तीसरे गुरबख्श सिंह ढिल्लन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ढिल्लन साहब हमारे पंजाबी, सिख, मुस्लिम और हिंदू। तो क्योंकि हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सिख भी है, तो कंट्री इसमें यूनाइट हो गई पूरी तरह से। सिर्फ कंट्री ही नहीं यूनाइट हुई, मुस्लिम लीग कांग्रेस भी यूनाइट हो गया एक तरह से। और इनके डिफेंस में आए काफ़ी सारे लीडर्स, जैसे कि काफ़ी सारे मतलब लॉयर और एडवोकेट्स हम बोल सकते हैं, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरना असफ अली, ये सब लोग इनके डिफेंस में आए। और जब इन्होंने देखा कि पूरी कंट्री यूनाइट हो गई है तो इन्होंने एक तरह से इनको रिलीज़ कर दिया। वह नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये टाइम होता, मान लेते हैं 1930s का, 1920s का, जब भगत सिंह जी लोगों को हैंग किया गया था, तो क्या ही होता, क्या होता, इनको भी हैंग कर दिया जाता। ठीक है, बट आईएनए ट्रायल क्यों चलाया गया तो क्लियर है ना, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह किया है किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो इन्होंने भी सरेंडर इनको भी करना पड़ा, तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब क्योंकि उस समय यहाँ पे जापान के खिलाफ एग्रेशन चल रहा था ब्रिटेन का, तो इंडियन नेवी में लोग काफ़ी रिक्रूटमेंट कर रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स, बहुत रिक्रूटमेंट किए। और मोस्टली रिक्रूटमेंट किसका करेंगे? इंडियंस का। और उनसे बहुत ही मीनियल टास्क करवाए, मतलब बहुत ही कि झाड़ू लगाओ ये सारी। और उनको बोलते हैं रेटिंग्स। रेटिंग्स वो होते हैं जो ये मीनियल टास्क करते हैं, एकदम जो सबसे निचली पोस्ट आप बोल सकते हो नेवी में। तो उन्हीं में से एक मतलब आप बोल सकते हो कि रॉयल इंडियन नेवी की एक थी आईएनएस, क्या उसका नाम था, एचएमएस तलवार। ठीक है, एचएमएस तलवार करके एक रेटिंग थी और उसने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया। कब? 1946 में, 1946 में, 1946 में इन लोगों ने 14 फरवरी का डेट था। ठीक है, 14 फरवरी है कि नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट डेट है तो ये कैसे भूल सकते हैं। तो 14 फरवरी 1946 को ये लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे
कंडीशन सही नहीं है, खाना सही नहीं है, बहुत ही वो किया जा रहा है। और ये उस दिन इन लोगों को ये बोला गया था कि ब्रिटेन के झंडे लगाओ और ये सारी चीज़ें करो, और इन लोगों ने क्या उस पर लिख दिया, जो मतलब शिप था उसमें इन लोगों ने लिख दिया मतलब क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो, और इंडिया के झंडे मतलब लगा दिए, ठीक है। और एक तरह से इन लोगों ने खाने को लेके, खाने मतलब इसलिए चूज़ किया बिकॉज गांधी जी ने सॉल्ट चूज़ किया था 1930 में सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए, तो इन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पे खाने को चूज़ करेंगे और उसको एक मुद्दा बनाएंगे प्रोटेस्ट का, ठीक है। बट इन लोगों को बाद में सरेंडर करना पड़ा कुछ दिनों बाद, और मतलब इनको जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने बोला कि आप सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर ऐसे में वो लोग आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए सरेंडर करने को बोल दिया हम। तो ये इसको हम इस नाम से जानते हैं, RIN म्यूटिनी। RIN का मतलब है रॉयल इंडियन नेवी, और वहाँ पर एक म्यूटिनी हुई थी वो, ठीक है। तो फरवरी 1946 में होती है, ठीक है। और ये एक तरह की फाइनल म्यूटिनी होती है जो हम समझ सकते हैं, एक तरह का फाइनल प्रोटेस्ट होता है इनके खिलाफ। इसके बाद अब कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि अब हम आज़ादी बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। कैबिनेट मिशन प्लान को बुला लेते हैं जल्दी से भारत में। कैबिनेट मिशन प्लान, हाँ कैबिनेट मिशन प्लान क्यों? क्लीमेंट एटली जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। क्लीमेंट एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन का, और उसने एक 3 मेंबर्ड कमीशन भेजा। 3 मेंबर्ड का मतलब है कि उसमें 3 सदस्य थे, और उन 3 सदस्य में से कौन कौन थे? एक तो वही था जो क्रिप्स मिशन वाला था हमारा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरा था हमारा एवी एलेक्जेंडर था, और तीसरा था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तीसरा कौन था? पैथिक लॉरेंस। और ये जो पैथिक लॉरेंस है यही इस पूरे कैबिनेट मिशन प्लान का चेयरमैन था, जो इसको लीड कर रहा था। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जो डिमांड फॉर पाकिस्तान है वॉज नॉट अडॉप्टेड। डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान और फॉर अ सेपरेट नेशन वो एक्सेप्ट नहीं करी गई थी, नॉट एक्सेप्टेड। बट एक्चुअल में इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बड़ी सरप्राइज की बात है कि भाई क्यों एक्सेप्ट कर लिया होगा इसने? तो इसलिए क्योंकि इसमें एक ग्रुपिंग का, रीजनल ग्रुपिंग का एक प्रोविजन था कि भाई ग्रुपिंग बना सकते हो आप, कि ऐसे ग्रुपिंग्स, ठीक है। कि भाई इसको लगा अब जिन्ना को कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, देखो यहाँ पे पूरा मतलब इस तरह से इंडिया था, ठीक है, इस तरह से आप इंडिया समझ सकते हो। तो इसको लगा यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, आराम से निकाल लेंगे क्या अपने अलग 2 नेशन निकलेंगे। हम तो एक ही सोच रहे 2 निकलेंगे यहाँ पे, तो हुआ भी वही बाद में। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट उसने सुना, नेहरू जी का ये स्टेटमेंट सुना कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी नहीं है, ये चाहें तो लें ना चाहें तो ना लें, और एक्चुअल में जो ये है सब इंडिया का पार्ट ही बनेंगे। जब ये इसने सुना तो इसको लगा जिन्ना को अब बात ऐसे नहीं बनेगी, देखो नहीं तो अब क्योंकि ये अब तो जाने ही वाले हैं ब्रिटिशर, और अब अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसने क्या निर्देश दिए जिन्ना ने? अपनी करतूत इसने दिखा दी, अपनी हरकत जो है इसने दिखा दी। वो ये है, इसने निर्देश दिए सभी मुस्लिम्स को कि 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त वही दिन है जिस दिन पाकिस्तान अपना, ठीक है, खैर छोड़ो, वो तो 14 अगस्त को मनाता है। तो ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करो। यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब ये है कि मार काट मचा दो, हिंदुओं को जहाँ दिख जाए मारो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता हूँ कि भाई कितना किसने मारे, बट हाँ बहुत सारी यहाँ पे किलिंग्स हुई, बहुत सारे। और मेन इनको हम कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज जो मेन सेंटर रहा किलिंग्स का वो मेन कैलकाटा था, कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानी जाती हैं। और वहाँ पे एक जगह थी नोआखली। जब हमारे देश का पार्टीशन हो जाता और जब हम आज़ादी दिवस मना रहे थे, गांधी जी यहीं पे थे। आपसे कई बार पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ पे थे, तो गांधी जी उस समय नोआखली में थे, क्योंकि वो कैलकाटा जो किलिंग्स हुई थी वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से, तो वो इस वजह से वो वहाँ पे गए थे। और क्योंकि ये सब इतनी किलिंग्स होती हैं तो इसलिए फिर पहले तो ये प्लान था क्लीमेंट एटली का कि भाई 1948 तक हम आज़ादी देंगे इंडिया को, लेकिन इतनी सारे कम्युनल क्लैशेस को देख के और ये सारी चीज़ें देख के कि अब यहाँ पे तो हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं, जितना लूटना था सब लूट लिया, अब यहाँ पे जितना जल्दी हो सके बैग पैक करके निकलो भाई। तो फिर ये लोग जो है पहले ही आज़ादी दे दी हमें। और यहाँ पे एक इसने फिर बाद में रफली जून के टाइम पे एक प्लान भेजा, जून 1947 में, जिसको कि हम या फिर एक एक्ट लाया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मतलब पूरी तरह से इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को ये एक्ट लाया गया।
माउंट बैटन को भेजा था, इसको माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। और माउंट बैटन प्लान, ठीक है, माउंट बैटन जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और इसके बाद ये पोस्ट जो है आज़ादी के बाद ट्रांसफ़र कर दी गई, किसको, कमेंट बताएंगे आप, सी से उनका नाम चालू होता है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो चलो बता देते हैं, नहीं तो फिर क्या ही इस बात में वो रखना सस्पेंस। सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, ठीक है। तो ये जो है सी राजगोपालाचारी आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं और आखिरी भी, क्योंकि उसके बाद इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो माउंट बैटन को इसलिए भेजा गया था कि आप पार्टीशन करो और एक तरह से बाउंड्री लाइन डिसाइड करो। बाउंड्री लाइन के लिए तो फिर अलग से कमीशन बैठे थे, बट मेन ये था माउंट बैटन प्लान, इसको हम पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। तो ये ऑफिशियली इससे जो इंडियन यूनियन था उसको दो में ट्रांसफ़र किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। और यहाँ से कैसे कंट्रीज़ निकल के आए, एक तो हमारा प्यारा भारत देश निकल के आया, और ये गंदा सा देश पाकिस्तान निकल के आया, और ये एक और ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाया, और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाया, जिसको कि अभी हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1971 में 1971 में हमने इस बड़े बेटे से अपने छोटे बेटे को आज़ाद करवा दिया। क्यों आज़ाद करवा दिया? उसमें हमारे कोई मतलब इस तरह से नहीं, इनके खिलाफ हम कोई बहुत ज़्यादा, ये हमारे मित्र हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये है एक्चुअल में कि ये लोग डिज़ास्टर्स प्रूव हो रहे थे इंडिया के लिए। ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान का यूज़ करके इंडिया में बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ को फैला रहा था, तो इसलिए इसको अलग करना हमारे लिए ज़रूरी हो चुका था। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इसको अलग किया जाता है, और एक शिमला एग्रीमेंट भी साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट 1971 में, ठीक है। और ये साइन होता है इंदिरा गांधी, और उस समय का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था वो भुट्टो करके उसका नाम था, क्या एग्जैक्ट नेम था उसका, जुल्फ़िकार भुट्टो, ठीक है, जुल्फ़िकार भुट्टो और इंदिरा गांधी, उनके बीच में साइन हुआ था कि भाई हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ही मेंटेन रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 1971 में हमें पता है वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडिया जीत गया था ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए इस शिमला एग्रीमेंट बाद में हुआ था। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है आज़ादी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, देन हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन इस टॉपिक के। डू और डाई दिया था गांधी ने, हम लोगों ने देख लिया ना। अच्छा, डू और डाई क्यों दिया था गांधी ने? डू और डाई क्यों दिया था शिवन ने? इसलिए दिया था क्योंकि अब करो या मरो, यानी कि अब लास्ट है, ये टेम्पो भी बिल्ड हो चुका है, सही मौका भी है, अब अगर नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे, तो या तो करो या मरो, ऐसा मतलब ये है। करो, हम कब यूज़ करते हैं, अभी भी तो यूज़ करते हैं डू और डाई, है ना, कि डू और डाई मैच है इंडिया के लिए, अगर नहीं परफॉर्म किया तो फिर बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से, इस तरह। सुभाष चंद्र बोस डाइड इन विच ईयर? तो मैंने बताया तो 18 अगस्त 1945 को। अच्छा कुछ डाउट नहीं, क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। गोरे आखिरकार हमें छोड़ ही गए। वो बैटल अब नहीं देखेंगे, ठीक है, वो तो मैंने 1971 वाला इसलिए बता दिया बिकॉज यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को कर रहे थे, ठीक है। चलो भाई, तो अब वक्त आ गया है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। करा जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग के बहुत सारे पेंडिंग हैं, और वो क्वेश्चंस अब हम करेंगे एक एक करके। जल्दी जल्दी करिए। फिज़िक्स नहीं हुआ सर? अच्छा, फिज़िक्स नहीं हुआ विशाल तिवारी। अभी हम HC वर्मा और DC पांडे, और ये तुम अभी रुको, तो क्या क्या तुमको पढ़ाएंगे अभी फिज़िक्स में हम? गांधी जी को किसने मारा? अच्छा बहुत तेज हो रहे हो। तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, है ना? कब मारा था? 30 जनवरी को मारा था, दिल्ली में उनकी तय हुई थी। और गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको हम राजघाट के नाम से जानते हैं। जो गांधी जी का समाधि स्थल है उसको हम राजघाट के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल में गोडसे ने ये बोला था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां जो हैं वो मतलब पानी में ना फेंकी जाए, फिर कुछ भी ना किया जाए। जब इंडिया और मतलब जब रीयूनियन हो जाए, जो पाकिस्तान अलग हुआ, जो कि एक्चुअल में बांग्लादेश भी है उसी में आता है, तो तब मेरी अस्थियों को इंडस रिवर में, सिंधु रिवर में जो है फेंका जाए। ये उसके फाइनल वर्ड्स हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1869, 2 अक्टूबर 1869 पुतली बाई का मदर का नेम था और जो करमचंद इनके फादर का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स करवाएंगे, तुम चिंता क्या कर रहे हो, क्वांटम फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स इतना फिजिक्स करवाएंगे तुमको कि तुम सोचोगे कहाँ हम आ गए एसएससी में, फिर से 12th का फॉर्म भरते हैं और जेई का पेपर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। किसने बोला था? ये गांधी जी ने बोला था कि जो चेंज आप देखना चाहते हैं विश्व में पहले वो खुद अपने अंदर लाइए। बात तो सही है। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? करो या मरो का किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। अभी देखा, मतलब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए कि हम ऑप्शन पढ़ूँ। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी, हाँ हम डिस्कस कर चुके, हम कर सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग कि इनको लोकमान्य के नाम से जानते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अंडरस्टैंडिंग, भारतीय शांति का जनक बोला था। होम रूल लीग बनाई थी 1916 में इन्होंने। ठीक है, ये सारी चीज़, और मराठा और केसरी स्टार्ट किया था इन्होंने। तिलक स्वराज फंड स्टैब्लिश किया गया था इनके द्वारा नहीं, इनके नाम पे 1920 में अगस्त में जब इनकी डेथ हो गई थी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए सेटअप किया गया था। ठीक है, क्लियर। और इन्होंने गणपति और जो है शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाए थे 1890s के टाइम पे। सरदार पटेल जी के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा? बरदौली सत्याग्रह में इनको सरदार का टाइटल मिला इनको। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह में भी एक मेन लीडर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दी डैश सरोजिनी नायडू परसुएटेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन दी मूवमेंट। तो किस मूवमेंट में सरोजिनी नायडू ने परसुएट किया था गांधी जी को कि भाई वेमेंस को भी अलाउ करिए मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए? QIM, चंपारण, सॉल्ट सत्याग्रह, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये एक्चुअल में था CDM, सरोजिनी नायडू। अगर आपको याद आ रहा हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करी थी कहाँ से? धारसाना से। ठीक है, धारसाना से इन्होंने लीड किया था गुजरात में, मैंने कल भी बताया था, जो कि डांडी के पास पड़ती है जगह। तो आंसर क्या होगा? सॉल्ट सत्याग्रह। कब स्टार्ट हुआ था ये जल्दी से बताएंगे? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 6 अप्रैल तक चला था। कितने डेलीगेट्स थे गांधी जी के साथ? 78 थे। साबरमती से लेकर डांडी तक का मार्च निकाले थे गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? किस साल कहा था? तो भी मैंने बताया, रेडियो सिंगापुर 1944। ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं ऑप्शन, बिकॉज 1939 में तो वो वहीं पे थे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे 1944। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये, आफ्टर डैश नहीं 42 नहीं होगा, 1944 ही होगा सिंगापुर में। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो। आफ्टर डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्यों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? हम सभी जानते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1922 में। मुझे लगा भूत आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1999 टुक प्लेस एट। क्योंकि आज मैं हूँ अकेला और मुझे लग रहा है डर एकदम, मुझे बार बार लग रहा है पीछे से भूत आ गया। तुम लोग डराते रहते हो ना सर, भूत की कहानी सुनाओ। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1919। तो किसने मतलब जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? तुम लोगों ने देखा था दिल्ली में हुई थी ये। ठीक है, जहाँ पे डिसाइड किया था कि भाई नॉन कॉपरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ, और गांधी जी ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी थी कि भाई हिंदूज़ को भी इसमें मिला लेते हैं। कांग्रेस इन्होंने बोला, कांग्रेस ने पहले मना कर दिया, बाल गंगाधर तिलक भी उस समय जिंदा थे, मना कर दिया, और जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद कैलकाटा सेशन में अप्रूव किया, नागपुर सेशन में एंडोर्स किया और नॉन कॉपरेशन को लॉन्च कर दिया। ठीक है, इन डैश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेगोशिएटेड द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। तो वो कौन सा साल था? 1932, 30, 33 या फिर 31? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932, 1932। अगला क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? बताओ। चलो, तो अगर सही आंसर की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड, ओके ठीक है, पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट, मतलब देशभक्तों का देशभक्ति किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। ठीक है, चित्तरंजन दास जी हैं बोस जी के गुरु थे। ठीक है, बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक, जैसे कि महात्मा गांधी के कौन थे? जल्दी से आप बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, द पैक्ट साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916। कितना आसान है, 1907 में स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट, और 1916 में लखनऊ सेशन में पैक्ट साइन हुआ, जहाँ पे इन लोगों ने ज्वाइंट डिमांड्स रखी, और उन ज्वाइंट डिमांड्स को, उनमें से कुछ डिमांड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स में अडॉप्ट किया गया, माना गया।
11th, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वराज पार्टी 1923? अब अगर तुमने गलत कर दिया ना, सही बता रहे इंस्टाग्राम की कसम तुमको फिर उठवा लेंगे तुम्हारे घर से। आज ही हमने रील डाली है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और बहुत मेहनत लगती है उसमें, तो इस वजह से थोड़ा तो उसका इज्जत करो। और आंसर क्या होगा इसका? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसके पहले प्रेसिडेंट थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू पहले सेक्रेटरी थे। हमने ये देखा था कि 1922 में जब वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। तो फिर कुछ ने बोला कि हम बॉयकॉट को कंटिन्यू रखते हैं, जो काउंसिल्स का बॉयकॉट कर रहे थे, और एक बोलते हैं कि नहीं इसको एंट्री करते हैं। तो जो बोल रहे थे कंटिन्यू रखते हैं, नहीं कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंजर्स, और जो दूसरे वालों को बोला प्रो चेंजर्स। गांधी जी पहले इनिशियली वॉज अपोज्ड टू दी प्रो चेंजर्स, बट फाइनली 1924 में जब गांधी जी जेल से छूट के आते हैं, बेलगाम सेशन होता है कांग्रेस का, जो ओनली सेशन है दैट गांधी जी प्रिसाइडेड, वहाँ पे वो स्वराज के तरफ अपना सपोर्ट दिखाते हैं, प्रो चेंजर्स की तरफ, जिन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में। सी आर दास प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, वो पहले उसके सेक्रेटरी थे। वो अमंग द फॉलोइंग परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ विमेन टू ज्वाइन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट? किसने मतलब एक तरह से परसुएड किया था गांधी जी को कि विमेंस को अलाउ किया जाए? तो सरोजिनी नायडू भी थी और आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग, और कुछ, एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट इन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कैलकाटा सेशन 1917 का लीड किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका एक आफ्टर इफेक्ट क्या है इसमें से? और वो जो एक आप लोगों का क्वेरी आ रहा है ना, जो लोग बैच में हैं, कि वो थोड़े से ब्लर नोट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन है प्रॉब्लम। वो टेक्निकल आई थिंक कोई फॉल्ट है, अगर जैसे मेरे साइड से होता है सच कि जैसे नोट से प्रॉब्लम होता है तो मैं रीअपलोड करवा देता हूँ, बट आई थिंक वो टेक्निकल फॉल्ट है, तो जैसे सही हो जाता है। पहले वाले नोट्स में भी था आई थिंक, मराठास वगैरह में, वो सही हो चुका है आई थिंक, है ना। चलो चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर? निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद के प्रभाव के रूप में घटी? तो हंगर स्ट्राइक टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मिल ओनर्स एंड द वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसने कंडेम किया था, बट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया था, बिकॉज पहले ही इंडेमनिटी एक्ट पास कर चुकी थी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हमें पता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट ये भी था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 13 अप्रैल को हुआ था, क्यों हुआ था, और उधम सिंह के रिगार्डिंग एक मैं रील भी बनाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। उन्होंने क्या अच्छा काम किया था कि माइकल डायर की हत्या करी थी। वैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रेगिनाल्ड डायर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो आफ्टर इफेक्ट में हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। एक तो गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो उनको साउथ अफ्रीका में मिली थी उसको लौटा दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और अरेस्ट किसकी हुई थी? जिसके ऐसे लोग इकट्ठा हुए थे, और वो बैसाखी का भी दिन था 13 अप्रैल। मेन ये था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हुई थी। वो जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, एंटी रॉलेट मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, उसमें उन लोगों की अरेस्ट हुई थी, जिसको कि ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? का लीडर कौन था? मौलाना अली, शौकत अली, ये सब लीडर थे। और कौन था? हसरत मोहनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे एट द एज ऑफ 35। भगत सिंह 1926 पंजाब नौजवान भारत सभा, 1928 सॉन्डर्स की हत्या, 1929 बॉम्बे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1931 23 मार्च वॉज हैंग्ड। ठीक। ज्योतिबा फूले 1873 क्या बनाया था उन्होंने? जल्दी से बताइए। सत्य शोधक समाज बनाया था, और गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी किताबों का नाम है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? पहला नेशन वाइड, पहला इंपॉर्टेंट है, पहला नेशन वाइड सत्याग्रह। तो देखिए 1915 में तो 9 जनवरी को गांधी जी वापस ही आए थे साउथ अफ्रीका से, प्रवासी भारतीय दिवस। 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। बैक टू बैक उन्होंने 3 हिट्स मारे, और उसके बाद बट ये ऑल इंडिया नहीं थे, चंपारण बिहार में लिमिटेड था ये। 1988 1918 अहमदाबाद, खेड़ा अगेन, खेड़ा गुजरात में पड़ता है, तो ऑल इंडिया नहीं था। ऑल इंडिया 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है पहला नेशन वाइड सत्याग्रह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर शोइंग डाउन
शोइंग डाउन दी, ओके चलो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन प्रपोज्ड अ प्रॉब्लम. Leaders of movement shifted their focus toward domestic work, thus created a void. Many lawyers resigned, but then absence of income for a longer period of time compelled them to rejoin. Khadi cloth was often the more expensive in the mass-produced mill cloth, and poor people could not afford it. Question I think showing का मतलब क्या है? Which is not even for showing down the. आई थिंक आंसर मतलब स्टेटमेंट पढ़ के जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये शोइंग एक्चुअल में था क्वेश्चन में कि टाइपिंग मेरे इसमें मिस्टेक है कुछ. वैसे आंसर तो डी होना चाहिए अगर सारी चीज़ें सही हैं तो, ठीक है. बाकी इसको मैं स्किप करना चाहूँगा. क्वेश्चन नंबर 17. इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लेड द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स? In which year did Mahatma Gandhi arrived in India? अगला क्वेश्चन 19th. In which year did Mahatma Gandhi led a successful mill workers? तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, एकदम खटाखट आंसर आने चाहिए आपके, ठीक है. 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद और खेड़ा दोनों हुए थे. आफ्टर महात्मा गांधीज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931, कांग्रेस लीडर्स मेट एट. कहाँ पे कांग्रेस लीडर जो है मिले थे 1931 में, जब उनकी रिलीज़ हो गई थी प्रेजेंस. रिलीज़ क्यों करी थी, किसने करी थी? इरविन ने करवाई थी ताकि पैक्ट साइन करवा सके. पैक्ट साइन हुआ था, इरविन ने कुछ गांधी जी की डिमांड मानी, गांधी जी ने कुछ इरविन की डिमांड मानी. गांधी जी ने क्या डिमांड मानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे और सीडीएम को अभी के लिए सस्पेंड कर देंगे. और इरविन ने क्या माना था कि जो लोग कन्विक्टेड नहीं है वायलेंस उनको रिलीज़ किया जाएगा, सॉल्ट मेकिंग के राइट्स दिए जाएंगे, और जिनकी प्रॉपर्टी सीज करी गई थी अभी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करी गई है तो उसको भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है. बट उसके बाद हमें पता है कि इस गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सेशन होता है. अच्छा ठीक है ना, मतलब तुरंत की बात कर रहा है तो आंसर कैलकाटा होगा. अगर यहाँ पे सेशन की बात करता कि कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था तो आंसर होता है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आंसर होता है कराची सेशन. बट क्योंकि कराची है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, बट यहाँ पे सेशन नहीं पूछ रहा कांग्रेस लीडर कहाँ पे मिले, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलकाटा में मिले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड? कंप्लीटली फुल स्टॉप लग गया सीडीएम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन. 1917 में तो लग ही नहीं सकता है सर. 1917 में हमें पता है चंपारण था, और चंपारण को हम फर्स्ट सीडीएम भी बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट सीडीएम वो झलकी देखने को मिली थी सीडीएम की. एक्चुअल सीडीएम तो स्टार्ट हुआ था 1930 को 12 मार्च को सॉल्ट दांडी मार्च के साथ, सॉल्ट सत्याग्रह के साथ, ठीक है. तो ये भी ऑप्शन नहीं आंसर हो सकता. 1943 तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ तक तो चालू हो गया था, तो उसकी भी कोई वो नहीं है, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा. 1934 तक पूरी तरह से ये सीज कर गया था, रुक गया था, खत्म हो गया था. Who among the following called freedom fighters hoisted the Indian flag at the Goalika tank मैदान in Mumbai during the Quit India movement? Who among the following called, अच्छा मतलब हाँ ठीक है, इनमें से किसने ग्वालिका टैंक मैदान में मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इंडियन फ्लैग होस्ट किया था? तो आपको पता है कि पहले दिन ही सब लोगों की अरेस्ट हो गई थी. बच्ची मेनली कौन थी लीड कर रही थी? अरुणा असफ अली, जो प्रिसाइड करी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणा असफ अली. और हमने एक और नाम पढ़ा था जिन्होंने, उषा मेहता, ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? अंडरग्राउंड रेडियो, है ना. एक सेकेंड. और कल आप लोगों की क्लास होगी करंट अफेयर की 9 बजे, ठीक है. कल करंट अफेयर की क्लास है 9 PM पे, आप लोगों को पता है ना, 9 बजे कल क्लास है. रोशन कुमार पूछ रहे हैं फिजिक्स की क्लास कब होगी. मैं बता तो रहा हूँ बेटा, तुम्हें फिजिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा ना, भी रुक जाओ तुम, बस खत्म तो होने दो इसको. ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना तुम्हें कि तुम HC वर्मा को चैलेंज करोगे सीधे जाके. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज करेक्टली पेड विद द इवेंट दैट टुक प्लेस दैट ईयर? मतलब कौन सा सही है इसमें से, ये आपसे पूछ रहा है. हैप्पी एनिवर्सरी. अच्छा सुबह नहीं होगा कल, ठीक है, भूत आ गया. अच्छा तो कल सुबह नहीं होगा, कल रात को होगा 9 बजे, ठीक है, क्योंकि रात को मुझे डर लगता है, तो इसलिए तुम लोगों के साथ जो है मैं सेशन कर लूँगा, तो फिर डर नहीं लगेगा मेरे को, है ना. तो 1915 में, और हम लोग साथ में 12 बजे तक क्लास करेंगे कल, है ना. गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है. 1944 में क्रिप्स मिशन नहीं आया था, 1942 में आया था. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी लंदन में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में. और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1945 में नहीं 1942 में अडॉप्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 24. कल रिवीजन नहीं होगा, कल करंट अफेयर की क्लास होगी रात को,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? कब ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन? तुम्हें पता है साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में नहीं, 1927 में तो बना था, 28 में आया था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन चला जा, आगे का शब्द मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और जब ये नारे लगे थे तो सभी ने यूनानिमसली इसका अपोज किया। और जब बर्किनहेड उस समय जो उस समय बर्किनहेड जो सेक्रेटरी हुआ करता था इंडिया का, उसने क्या बोला? उसने बोला कि देखो, तुम इंडियंस कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन खुद का नहीं बना सकते हो, इसीलिए तो साइमन कमीशन में अपॉइंट करना पड़ा। और तुम लोग विरोध क्यों कर रहे थे? बिकॉज इस 7 मेंबर्स थे, इसमें 7 सदस्य थे और सारे अंग्रेज थे, यानी ऑल वाइट कमीशन था। तो फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक तरह से छोटी कमेटी का गठन हुआ और इन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट दी 1928 में। जिन्ना भी जल्दी से कूद के आया और उसने भी अपने 14 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखना, जिन्ने को कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है, कायदे आज़म, क्योंकि कायदे में रहता नहीं था ये, ठीक है? तो इसको सब बोलते थे कायदे में रहा करो जिन्ना, तो इसका वहीं से नाम पड़ गया कायदे आज़म। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली मार्टायर ऑफ द क्विट इंडिया फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हु वाज हैंग्ड? तो एकमात्र जिनको जो हैंग किया गया था, परमार जीएस। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बताते हैं अभी, तुमको रुक जाओ। सिट स्ट्रेट, ये बात सही बताई। चलो, तो हुआ अमंग दी फॉलोइंग वाज दी ओनली मार्टायर, तो ये थे हमारे असम से, जिनका नाम था 40 से हम लोग, तो आंध्र प्रदेश से हम बाद में देखेंगे, पॉलिटी में ही आएंगे। आंसर होगा कुशल कुंवर, कुशल कुंवर आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ये नाम हम लोगों ने नहीं देखा था, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच ऑन, तो गांधी जी ने डिलीवर कब करी थी इस स्पीच को? 14 जुलाई 1942 और 23 मार्च 1942, 24 सितंबर 1942 या फिर 8 अगस्त 1942, कौन सी वो डेट थी? तो डेट अगर बात करें तो यहाँ पे 1942 तो होगा ही, और ये आई थिंक सितंबर तो होगा नहीं, ठीक है? और मार्च भी नहीं होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 अगस्त, ठीक है? 8 अगस्त 1942 इसका आंसर होगा, जहाँ पे गोवाली का टैंक में इन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इस समय वॉइस रॉय कौन था? जल्दी से बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ये बहुत आसान है, मैं बार बार वहाँ पे रिपीट भी किया था। विच न्यूज़पेपर वॉज ब्रॉट बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। आंसर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन, याद आ रहा है? नेटल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन पत्रिका और टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म। और इसमें क्या पूछे थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन था? ये लेनलेथिगो था, ठीक है? जो ऑगस्ट ऑफर भी लेके आया था, ठीक है? इन 1918, और ये गांधी जी का ही है, यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, ये गांधी जी का ही है, हरिजन हो गया, वीकली। इन 1918 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड खेड़ा सत्याग्रह, किस लिए ऑर्गेनाइज करवाए थे ये? इरिगेशन, क्वालिटी सीड, हेल्थ केयर, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। Who among the following was one of the leaders who was instrumental in convincing Gandhi ji about the need to start a non-cooperation movement in support of the खिलाफत? किसने कन्विंस किया था गांधी जी को? शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ़ार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ कौन था? तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शौकत अली, जो अली ब्रदर्स में से एक थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी लेड दी साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम विच स्टेट? कहाँ से लीड किया था? तो हम लोगों ने कल लीडर्स देखे थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पेशावर से खान अब्दुल गफ़ार खान लीड कर रहे थे, वैसे ही सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से लीड कर रहे थे। बंगाल में से कौन लीड कर रहा था? सॉरी, बंगाल बोल रहा हूँ, बिहार से कौन लीड कर रहा था? बिहार से लीड कर रहे थे अंबिका कांत सिन्हा। नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया गया था। और अगर हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि और बात कर लेते हैं, कहाँ से हमने देखे थे? केरला से के केलप्पन लीड कर रहे थे, वाईकॉम सत्याग्रह के जो हीरो हैं वो लीड कर रहे थे, ठीक है? धारसाना से कौन लीड कर रही थी हमारी? धारसाना से लीड कर रही थी सरोजिनी नायडू। हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द सॉब्रिकेट भारत कोकिला फ्रॉम महात्मा गांधी? किसने अर्न किया टाइटल? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, तोरू दत्त या फिर सुचेता कृपलानी? तो सही आंसर होगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है? द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कहाँ पे हुई थी दूसरी वाली, जिसमें कि कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? गांधी जी लेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस। और तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था? अंबेडकर जी ने किया था। आंसर क्या होगा? लंदन में हुई थी तीनों। 33 डैश वॉज अ मेंटर टू बोथ गांधी जी और जिन्ना। गांधी जी और जिन्ना दोनों के मेंटर एक ही थे, और वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देखो एक कैसा निकल गया ये, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इनके पॉलिटिकल गुरु थे दोनों के, गांधी जी के और मोहम्मद जिन्ना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन? पहली गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुई? सॉरी, कब हुई? लंदन में हुई, ये दिया हुआ है। तो ये 1930 में हुई। सिंपल से क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। लप्पू सा क्वेश्चन है, झींगुर बना के उड़ा देना एकदम। हु बिफोर गोइंग टू दी गैलोज had expressed his desire for keeping his ashes intact till India is reunited and throwing them into the Indus River? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मेरे अस्थियों को मत बहाना, उनको तब तक संभाल के रखना जब तक इंडिया को रीयूनाइट ना कर दिया जाए। ये बोला था गोडसे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसने गांधी जी की हत्या करी थी। सूर्य सेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से याद करिए। सूर्य सेन याद आ रहा है कुछ? मास्टर दा, बंगाल में लीड किया था, जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है, चिटगोंग आर्मरी रेड 1930 में, जहां विमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कल्पना दत्त, बीनी घोष, सुनीति चंडेरी, ठीक है, ये सब ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और भगत सिंह के बारे में तो क्या ही कहना। ठीक है, और उधम सिंह के बारे में भी क्या ही कहना, ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मी नायक बिलोंग टू द स्टेट ऑफ, तो कहाँ से बिलोंग करती थी यहाँ शहीद लक्ष्मी नायक? तो नायक ये बिलोंग करती थी हमारी ओडिशा से। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? Who among the following was called as अजात शत्रु बाई गांधी जी? गांधी जी ने किसको अजात शत्रु बोला था? अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, ठीक है, नो एनिमी। तो ये बोला था गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। Which इंडियन हैड एस्टैब्लिश द नेटल नहीं होगा, नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना किसने करी थी? किस भारतीय ने? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानडे, महात्मा गांधी, फिर बाल गंगाधर तिलक। तो नेटल इंडियन कांग्रेस हम जानते हैं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में करी थी। राजघाट किसका समाधि स्थल है? जल्दी से बताएंगे। गांधी जी का है। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। ठीक है, द मदर ऑफ महात्मा गांधी, पुतली बाई। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। डैश वॉज अवॉर्डेड केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? 1915 में हार्डिंगे ने दी थी साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने लौटाई थी जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई थी, है ना। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंडीशन लेट डाउन इन दी गांधी इम्पैक्ट में कौन सी एक निर्धारित नहीं थी इसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब इसमें गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में पूछ रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप, ये तो था, ये सही होगा। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये भी था। आप खादी आदि कुछ नहीं था उसमें, ठीक है, तो ये गलत होगा। मतलब इस तरह का कोई कंडीशन नहीं था। पार्टिसिपेशन इन सेकंड आरटीसी बाई कांग्रेस, ये भी तो था। सेकंड जो गांधी और इरविन जी के बीच में समझौते हुए थे, उसमें ये भी तो था कि गांधी जी ने माना था इरविन के बिहाफ पे कि ठीक है हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। 45 इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किताब किसकी स्पीचेस का कलेक्शन है? पटेल साहब का, नेहरू साहब का, गांधी साहब का, या फिर प्रसाद साहब का? तो आंसर है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, Who said the following words? A flag is necessity for all nations. Millions have died for it. यानी कि एक झंडा सभी देशों के लिए आवश्यकता है, लाखों लोग इसलिए किसके लिए मर गए हैं। तो लाखों नहीं होता, लाखों होता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, भीखाजी कामा, या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैडम भीखाजी कामा, कुछ याद आ रहा है आपको? मैडम भीखाजी कामा वॉज द फर्स्ट लेडी, या फिर फर्स्ट हम बोल सकते हैं पर्सन टू होइस्ट दी नेशनल टू होइस्ट दी इंडियन नेशनल फ्लैग एट दी फॉरेन की सरजमी। इन्होंने स्टटगार्ड जर्मनी में झंडा फहराया था। कमेंट में आपको बताना है कि कब इन्होंने झंडा फहराया था, किस ईयर में स्टटगार्ड जर्मनी में झंडा फहराया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर? तो 9 जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से हम कुछ मिसलेनियस यानी कि कुछ मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। 1907 बिल्कुल, तो 1913 गलत है आकाश, 1907 सही है ना। जिस साल सूरत स्प्लिट हुआ था, इस तरह से मैंने आपको बताया था, जिस साल सूरत स्प्लिट हुआ है उसी साल है ना। द हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1791 एट, कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? 1791 में। तो ये बनारस में वो हुआ था, है ना। याद आ रहा आपको? जोनाथन डंकन, मैंने आपको बताया था जोनाथन डंकन। कलकत्ता में कब स्टैब्लिश हुआ था, जिसको कि राजा राम मोहन रॉय ने सेटअप किया था? जल्दी से आप कमेंट बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? 1853 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे टू थाने। कौन था इस समय गवर्नर जनरल? था डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे और क्या क्या हुआ? इसके टाइम पे पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई, इसके टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, ठीक है। 1817 बिल्कुल सही, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज सेटअप हुआ था, ठीक है। तो इसके टाइम पे हड़प नीति आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसमें सबसे पहले किसको कॉन्कर किया था? सतारा, संबलपुर, जैतपुर, इनको, ठीक है। तो सतारा सबसे पहले आया था, 1848 में लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, हड़प नीति को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1853। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज अ वर्क पब्लिश्ड बाय, ब्रिटिश भारत का इतिहास ये किसके द्वारा प्रकाशित एक कार्य है? कैनिंग, डलहौजी, मिल या फिर हेस्टिंग्स? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है जेम्स मिल की किताब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल। 50th क्वेश्चन, और तक यहाँ से हमारा लगता है वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन विच ईयर? पता है तो ठीक है, नहीं पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने बताया है हिस्ट्री में भी कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहले, और उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी दी जाती है, और वहाँ से उस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है वो हेस्टिंग होता है, इसलिए वहाँ से वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। मैं सभी को 10-15 सेकंड के लिए ये बोलूँगा कि आप अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा आँखों को काफ़ी दूर पॉइंट आउट करिए और थोड़ा सा ब्लिंक कर लीजिए, ठीक है। अब उसका रीज़न आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। पहले मैं भी दूर देख के ब्लिंक कर लेता हूँ। तो ये बोला जाता है कि जब आप 20 मिनट, आप बहुत ज़्यादा फोकस करने का काम होता है आपका, कि ठीक है आपको मोबाइल स्क्रीन में पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। तो 20 मिनट्स के बाद आपको 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर देख के फोकस करना है, मतलब कि फोकस इन द सेंस कि करना है, और 20 बार आपको अपनी आँखों को, पलकों को झपकाना है। उससे ये होता है कि एक तरह का जो हमारी आँखें, उनमें जो फ्लूइड जो मेंटेनेंस है वो सही हो जाता है ना, और हमारी आँखें जो हैं ख़राब नहीं होती हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए करवाता रहता हूँ आपसे बीच में कि डीप डी दी सारी चीज़ें, कि भाई मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ठीक है। जान है तो जहान है, सिंपल से फ़िलासफ़ी है, और आँख वही चीज़ है जिससे आप सारी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, है ना। तो वो खूबसूरत चीज़ें अगर आपको देखनी है हमेशा जीवन भर के लिए, तो आपकी आँखों का सह रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, आप 5 मिनट आँखें बंद करके देखिए, आपकी, है ना, आपको समझ में आ जाएगा आँखों की इंपॉर्टेंस। तो एसएससी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की आँखें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस की अगर बात करें तो 1798 में, गानों का एकदम माहौल चल रहा है, ठीक है, सब एकदम बजा बजा के निकल रहे एकदम। 70 अभी जबकि 31st भी नहीं आज, तो 1798 सब्सिडियरी अलायंस आता है। कौन लाता है? वेलेजली। कॉन्सेप्ट कौन इंट्रोड्यूस करता है? डुप्ले। बट इसको 1798 में वेलेजली बहुत ही मास लेवल पे लॉन्च करता है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कि इसके अंडर में आया था। अवध आया था 1801 में, और हैदराबाद ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, हैदराबाद ने 1798 में। मैसूर 1799, ठीक है, 1799, और 1799 में ही मराठास ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में उनको पता चला कि उनके साथ तो गेम हो गया, देन फिर उन्होंने वॉर छेड़ दिया। बेस्ड ऑन मैकुलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1835 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो जी 20 भूत वाला इंसिडेंट भूल तो नहीं गया। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो किसने रिपील किया था? रिपन ने, ठीक है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। रिपील तो ये 1882 होगा, ठीक है। 1882 में रिपील हुआ था ये, 1878 में आया था। लिटन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1878 में, ठीक है। और रिपन के टाइम पे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें, चलो रील तो मैं इसमें बनाऊंगा, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो रिपन ने क्या क्या किया था? एक तो इसके टाइम पे पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। इसके टाइम पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके टाइम पे हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1882, मतलब आया क्या था, बनाया था रिपन ने उसको 1882 में, ठीक है। और 1882 में इसे रिपील किया था इसको। 1833 में हमें पता है मैकुलेज मिनट आया था। बेंटिक उस समय, विलियम बेंटिक उस समय एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और उसने इसको इम्प्लीमेंट किया था।
इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, जिसको कि नेगेट किया था 1854 के टाइम पे जो वुड्स डिस्पैच आया था, उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को मना किया था और उसने लोकल लेवल पे लोकल लैंग्वेज दैट इज़ वर्नाकुलर लैंग्वेज को जो है प्रमोट करने की बात कही थी। 1856 में गवर्नर जनरल डैश डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट, मतलब ये लास्ट होगा, इसके बाद कोई अब जो भी आएगा उसको प्रिंस नाम देंगे, किंग नहीं होगा वो। ये किसने बोला था? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन था 1857 में गवर्नर जनरल? कैनिंग था, सिंपल। इन डैश द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो सिंपल याद करो, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जहाँ पे दीवानी फंक्शंस और निज़ामत फंक्शंस, दीवानी तो कंपनी ने ले लिए थे और निज़ामत जो पुलिस के, ये रेवेन्यू वाले फंक्शंस थे, रेवेन्यू राइट्स से, और जो निज़ामत फंक्शंस थे जो पुलिस वाले, ये दे दिए किसको? नवाब को। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1765 बैटल ऑफ बक्सर। याद आ रहा है 1764, मीर जाफ़र था एक, ठीक है, सॉरी मीर कासिम और हमारा था ये शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम को तो साइड कर दिया, हटा दिए, और इन दोनों से ट्रीटी साइन करवाए थे, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, जिसको कि ख़त्म किसने किया था? ख़त्म किया था हेस्टिंग्स ने इन द ईयर 1772। 1772 में डुअल गवर्नमेंट वॉज एंडेड इन बंगाल बाई हेस्टिंग्स। लाया कौन था? लाया था इसको क्लाइव, इसके लिए डुअल गवर्नमेंट लाया था क्लाइव, ठीक है। इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1765 में, उसके थ्रू। 56 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आसान से क्वेश्चन आप खुद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया टुक द फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट प्रोविंस। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन था जिसने सबसे पहले प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग किया था, यानी प्रोविंशियल फाइनेंस को सेंट्रल फाइनेंस से अलग किया था? तो ये था सबसे पहले करने वाला चेल्मस्फोर्ड, नॉर्थबुक, मेयो या फिर डफरिन। तो ये था आपका मेयो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसने कि एक तरह से फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी के टाइम पे पहली सेंसस भी हुई थी 1872 में, लेकिन पहली कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई थी रिपन के टाइम पे, इसके टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है डैश इंट्रोड्यूस दी दरोगा सिस्टम। दरोगा सिस्टम मतलब, हाँ, दरोगा अप्पू सिंह है यहाँ पे, अभी बताओ दरोगा अप्पू सिंह। और नहीं बता पाए ना तो अपना यूज़र नेम बदल लेना तुम। भाग गया लगता है, दिख नहीं रहा है। हाँ, है नहीं अभी दरोगा अप्पू सिंह। सर भूख लग रही है। अच्छा, भूख लग रही है, तो हमको नहीं लग रही है। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लो, बस 15 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी, बीच में जो आसान होंगे वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया था रिपन के टाइम पे, बिल्कुल सही है। है नहीं, गुरुजी रहने तो, ओवरफ्लो कर रहा है। कोई नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। चलो। तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा इसका कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। कॉर्नवालिस को ही हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी, ठीक है। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज है वो यही लाया था। और अभी जो दरोगा प्रणाली चलती है ना, दरोगा ये सब, तो ये यही लाया था। उस समय दरोगा ही एक थाना इंचार्ज हुआ करता था, लेकिन अभी दरोगा के ऊपर होता है, हमें पता है ना। तो एक्चुअल में कॉर्नवालिस की ही देन है ये, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी इसको बोलते हैं। और इसी के टाइम पे 1793 में क्या आया था, जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? क्लाइव had come to मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। 18 की उम्र में आया था मद्रास में इंग्लैंड से। बात सही है एकदम, जो कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल लाया था। प्लासी के बैटल में 1757 में ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। जल्दी से बताएंगे बैटल ऑफ बक्सर में किसने लीड किया था? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि जमींदारी प्रणाली भी हम बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस लेके आया था। तो और रैयतवाड़ी रीडर मुनरो, ठीक है। और महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी या फिर विलियम बेंटिक, ठीक है। और क्लाइव के रिगार्डिंग, हाँ, मैंने पूछा था बक्सर में किसने लीड किया था, तो मुनरो ने लीड किया था, हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। विच ब्रिटिश गवर्नर एंडेड द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो अभी बताया था, बताने की जरूरत नहीं है फिर से। रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम, तो वेलेस्ली की बात कर रहा है। ये वही है जो सब्सिडियरी अलायंस लेके आया है। सब्सिडियरी अलायंस कब आया था? 1798 में, ख़त्म। Which of the following British officers issued the infamous crawling order whereby Indians had to crawl on all fours to pass an alley? मतलब कि ये क्रॉलिंग ऑर्डर निकाला था डायर ने, ये वही है, उसका नाम मैं क्या ही लूँ, ठीक है।
तो इसी ने मतलब इंडियंस को क्रॉल करने पे, रेंगने पे मजबूर कर दिया था। एक तो गोलियां चलवाई तड़ातड़ और ऊपर से रेंगने पर मजबूर कर दिया था, और जरा से भी इसने हेल्प भी नहीं करी, मेडिकल हेल्प भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। हु वॉज द देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा खत्म हुई? ये भी बताने की जरूरत है नहीं, कई बार देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फेमाइन इन ऑफ 1943 बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाईज टू द स्टार्विंग रूरल बंगालीज? तो हमने देखा था कि 1943 में रिलीफ मतलब ये फेमाइन आ गया था, और इस टाइम पे वेवल को भेजा गया था। तो वेवल ने जो है ये सब फूड वगैरह, खाना वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो इसने निर्देश दिए थे आर्मी को कि आप खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, और वेवल प्लान आया था 1945 में, 1945 में। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड अ कोड विच प्रोवाइडेड, बस 10 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, विच प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन? किस गवर्नर जनरल ने कोड इंट्रोड्यूस किया जिसको कि हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं? ठीक है, नाम में ये क्लियर हो गया। तो कॉर्नवालिस कोड जो है उसने बोला था कि रेवेन्यू को सेपरेट करो, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, यानी पैसे को जुडिशरी यानी न्याय वाले सेक्शन से अलग रखो, ये कॉर्नवालिस ने बोला था, जिसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था, और दरोगा जो प्रणाली है वो भी यही लेके आया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, 1857 का बैटल याद करिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं आ रही, मतलब अपने ढंग से नहीं किया रिवाइज लेक्चर्स को। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ था? कौन था गवर्नर जनरल उस समय जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था? ऑप्शन है आपके कॉर्नवालिस, हार्डिंग, डलहौजी, या फिर आपका ऑकलैंड। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑकलैंड, जिसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। कमेंट में आपको बताना कि कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड नहीं लगाना और यहाँ पे ऑकलैंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की अगर बात करें तो 1838 में चालू हुआ था, 1838 में। भले जीत गए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन हमें पता है कि उनको बाद में हार माननी पड़ी थी। ठीक है, और फिर वहाँ पे लॉरेंस अपनी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी लेके आता है कि मैं वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करूँगा अफगानी अफेयर्स में। मास्टरली इनएक्टिविटी कौन लेके आता है? लॉरेंस ये पॉलिसी लेके आता है कि मैं अफगानी अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करूँगा। मुस्लिम लीग कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व करने को बोला था लीग ने? 16 अगस्त 1946 को, है ना, कि एकदम मार काट मचा दो। इंडियन पाकिस्तान हैड साइंड विच पैक्ट? वही शिमला वाला पैक्ट। ठीक है, 1971 के वॉर के बाद, उसी की यहाँ पे चर्चा हो रही है। लखनऊ पैक्ट 1916, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस और किसके बीच में हुआ था। खिलाफत कमेटी वॉज फाउंड बाई अली ब्रदर्स इन, तो खिलाफत कमेटी कहाँ बनी थी? तो ऑब्वियस सी बात है 1920 तो आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि 1919 में ये खिलाफत कमेटी बनी थी, और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में। क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज टर्की में खलीफा को हटा दिया गया था 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था उसके बाद। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा बॉम्बे 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73, कायदे आजम बताने की जरूरत नहीं, कौन कायदे में नहीं रहता था? जिन्ना। दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अस, दादा भाई नौरोजी की बुक पूछ रहा है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। पेरिस इंडिया सोसाइटी कब बनी थी? पेरिस इंडिया सोसाइटी याद आ रहा है जब हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी पार्टीज पढ़ी थी, जो बनी थी हमारी कहाँ पे? फॉरेन में। तो उन्हीं में से एक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1905। अगला है वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, जिसने कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकवेले मिनट ने दी थी उसको वो किया था। बस 3 क्वेश्चन, मतलब 80 तक करेंगे, 80 के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं इंस्टा वाले तो आप पहचान गए होंगे। 1921 में मैंने बताया था, और यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी को अभी रिसेंटली यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, पहली बात। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट में ही कुछ दिन पहले की बात है जो मैंने करंट अफेयर डाले थे, इन्होंने एक बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, उसको डिस्कवर किया और उसको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा, पैंटोया टैगोरी। ठीक है, पैंटोया टैगोरी। कल जो करंट अफेयर करेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो 9 PM पे क्लास होगी, आ जाएंगे सभी लोग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था 1921 में। रोशन कुमार फिजिक्स की क्लास कब होगी? हैं उकसा रहे हो मेरे को अब तुम, है ना। चितरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु, किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो अभी ये देखा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी और जिन्ना के थे, और बोस जी के चितरंजन दास थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी? इंडिया हाउस, और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, उसका नाम भी बताइए। तो आंसर क्या होगा? 1905। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल।
एंड फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। क्या सर इसमें हमारा नाम तो ही नहीं ऑप्शन में? तो और भी थे, तो सब सिर्फ आप ही को नहीं ऑप्रेसिव लगता था स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी लगता था ऑप्रेसिव। ठीक है। कोई नहीं, रिकॉर्ड देख लेना। दोज हु आर वाचिंग ओनली मोए मोए। भूतेश सर ने कहा कि जीएस परमार से पढ़ो। अच्छा, थैंक यू भूतेश सर को। और सोशलिस्ट, हाँ सोशलिस्ट बिल्कुल सही बताया है। जर्नल का नाम जो यहाँ पे मैंने पूछा था, द सोशलॉजिस्ट निकाला था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में। ठीक है। इंडिया हाउस बनाई थी कहाँ पे? लंदन में। बर्लिन कमेटी बनी थी, हम लोगों ने देखा था, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उसको बनाया था। ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भूदान वाले, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप करेंगे। और कितने 10 क्वेश्चन है मात्र बस। ठीक है, तो ये आप करेंगे और पीडीएफ अपलोड हो जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे मैं डलवा दूंगा। अब है बारी किसकी? इंस्टाग्राम रील की। तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे जल्दी से दौड़ते हुए। कोई रील आपको दिखाते हैं जल्दी से। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल रात को 9 बजे, और फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, पॉलिटी, 1 जनवरी 2024। धन्यवाद।